जय हिंद बच्चों। मैं आपको कल का एक वाक़या बताना चाहता हूँ। कल मेरा एक बहुत अच्छा फ्रेंड मुझे मिला। उसके पास मैंने एक किताब देखी। वो किताब बहुत रेयरली अवेलेबल किताब थी जो मार्केट में बहुत ही मुश्किल से मिलती थी या फिर मिलती ही नहीं थी कह सकते, क्योंकि बहुत पुरानी एडिशन था वो और बहुत इम्पोर्टेंट भी था। उसके बारे में मैंने सुना हुआ था। अब मैं उस किताब को पढ़ना चाहता था तो मैंने उस दोस्त को बोला कि प्लीज़ आप मुझे अपनी किताब दे दीजिए। तो मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि हाँ, आप मुझसे ये किताब ले लीजिए, लेकिन कल आप मुझे इस किताब को वापस कर देना। अब एक दिन में उस किताब को पढ़ना भी मुश्किल था और उसके नोट्स बनाना भी मुश्किल था। अब मेरे दिमाग में क्या आइडिया आया होगा? मेरे दिमाग में ज़रूर वही आइडिया आया होगा जो आपके दिमाग में आया, क्यों ना मैं इसकी फ़ोटोकॉपी करा लेता हूँ। तो आज हम देखेंगे कि जो काम मैं 1 हफ्ते में भी नहीं कर पाता, वो फ़ोटोकॉपी मशीन ने कुछ मिनट्स में कर दिया। जो काम मैं बहुत ही दिनों में कर पाता, वो देख रहे हैं हम यहाँ पे बहुत ही जल्दी-जल्दी उस फ़ोटोकॉपी मशीन ने सारे पेजेस का प्रिंट निकाल के मुझे दे दिया और मेरे पास वो फिक्स हो गया। अब मतलब मेरे पास एक और बुक बन गई। अब आप ऐसी टेक्नोलॉजी को देख के हम ज़रूर कहना चाहेंगे थैंक्स टू दैट टेक्नोलॉजी। और उसके कारण जो बुक मैं पढ़ना भी चाहता था और जिसको मैं चाहता था कि मैं इसको पूरी तरह से अच्छे से पढूँ आराम से बैठ के, तो मैं वो भी कर पाया। अब इस टेक्नोलॉजी के पीछे कुछ बेसिक तो ज़रूर होगा। चलिए आज हम उस बेसिक्स को यहाँ देखते हैं। एक्चुअल में है क्या? इसके अंदर 2 चीज़ें होती हैं इंपॉर्टेंट। एक ये सिलेंड्रिकल जो आपको दिख रहा है ये, और दूसरा ये ब्लैक इंक जिसको हम कहते हैं टोनर। इसमें होता क्या है, जो हमें ये सिलेंडर दिख रहा है इसको हम एक चार्ज दे देते हैं और उसका अपोजिट चार्ज हम टोनर को दे देते हैं। तो हम देखते हैं अपोजिट चार्ज क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। अब आपको याद आ रहा होगा, सर आपने पहले की वीडियो में बताया था कि जब हम किसी कोम को अपने बाल से रगड़ते हैं तब भी क्या करता है, वो कोम छोटे छोटे पीसेस को अट्रैक्ट कर लेता है, पेपर के छोटे पीसेस को या फिर पिथ बॉल्स को अट्रैक्ट कर लेता है। तो यही कॉन्सेप्ट इसका भी है। ये बिल्कुल सही बात है कि हमने जो इतना छोटी सी चीज़ जो हम 3rd-4th क्लास में जो हम मिरेकल किया करते थे, वही प्रिंसिपल पे ये पूरी मशीन भी काम करती है। चलिए आइए इसी सीरीज में आज हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, विद्युत आवेश और क्षेत्र, मतलब इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। अब हम देखते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्जेस और फील्ड ये किस तरह से हम लोग रियलाइज कर सकते हैं, किस तरह से हम इसको उत्पन्न कर सकते हैं। तो उत्पन्न करने के लिए हम एक छोटे से इलेक्शन की बात करेंगे। जैसे कि यहाँ पे मैंने 2 कैंडिडेट ले लिए इलेक्शन में, एक बॉय कैंडिडेट एक गर्ल कैंडिडेट, और ज़्यादा नहीं 6 बच्चों की क्लास है जिसमें 3 लड़के हैं 3 लड़कियां हैं। अब ये जनरल इलेक्शंस की बात कर रहे हैं क्योंकि हम लोग देखते हैं कि क्योंकि हम डेमोक्रेटिक कंट्री में भी रहते हैं तो हम लोगों को इलेक्शंस के बारे में नॉलेज है, इसलिए हम इलेक्शन के माध्यम से इस चार्ज को पढ़ेंगे। तो मैंने माना कि यहाँ पे जो 2 कैंडिडेट थे, एक गर्ल कैंडिडेट एक बॉय कैंडिडेट, और गर्ल जो कैंडिडेट इस क्लास में है वो है 3 और बॉय कैंडिडेट भी इस क्लास में है 3। अब अगर इलेक्शन होता है तो दोनों को 3-3 वोट मिल जाएंगे अगर ये लोग पूरे प्रेजेंट होते हैं तो। लेकिन मैंने माना कि किसी कारण से एक बॉय जो था वो क्लासरूम में नहीं आ पाया, जो भी उसके कुछ पर्टिकुलर रीजन रहे, तो इस केस में हम देखेंगे जो गर्ल कैंडिडेट है उसको 3 वोट मिल जाएंगे और बॉय को 2 वोट मिलेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 1 वोट कम हो जाएगा बॉय का। और अगर हम माने कि किसी रीजन से एक और बॉय नहीं आ पाया तो फिर हम क्या देखेंगे, गर्ल के पास जो होंगे वो 3 वोट होंगे और बॉय के पास 1 ही वोट रह जाएगा क्योंकि उसके 2 वोट जा चुके हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि जिस तरह से बॉय की क्वांटिटी कम होती जा रही है उसी रेशियो में हम देख रहे हैं कि गर्ल की जो वोट्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, इसमें 1 वोट इसका एक्स्ट्रा मिल गया, सेकंड में इसको 2 वोट्स एक्स्ट्रा मिल गए। यही होता है इलेक्ट्रॉन में। अब हम इलेक्ट्रॉन की संरचना कुछ इस तरह से देखेंगे। किसी भी एटम की जब हम बात करते हैं तो एटम के सेंटर पे न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस में होते हैं पॉजिटिव चार्ज, और जितने न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में या आउटर मोस्ट जो कक्षाएं हैं इसमें क्या करते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। तो जैसे ही अपन बात करते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन की, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन इस कक्षा को छोड़ के बाहर निकलते हैं तो अपन लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन का आवेश और प्रोटॉन का आवेश सेम होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, जो हमें जे थॉमसन और मिलिकन ने कंबाइंडली हम लोगों को कंबाइंडली उनके एफर्ट से हमें ये मालूम पड़ा है। लेकिन इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है और प्रोटॉन्स का चार्ज जो होता है वो पॉजिटिव होता है। तो जैसे ही हम यहाँ देखेंगे कि अगर हमने कुछ एनर्जी दी इसको, और एनर्जी देने से अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल गया
तो एक इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से बाहर निकल जाएगा तो प्रोटॉन की क्वांटिटी 1 इंक्रीज हो जाएगी, और अगर हम इसको और एनर्जी दें, सेकंड इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दें, तो जब दूसरा इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा तो हम देखेंगे हमारे पास एक और प्रोटॉन की जो क्वांटिटी है वो बढ़ जाएगी। तो हम देख रहे हैं जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते जाएंगे हमारे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होते जाएंगे। यही सेम कॉन्सेप्ट जैसा इलेक्शन का कॉन्सेप्ट था, वही कॉन्सेप्ट हम लोगों ने यहाँ पे लगाया। अब इलेक्ट्रॉन्स बाहर क्यों निकलेंगे? क्योंकि जैसे अपन सर्दी में अपने हाथों को रगड़ते तो हम देखते थोड़ा हमें वार्म फील होता है। इसी तरह से जब हमने उस कंघे को अपने बालों से रगड़ा था तो रगड़ने पर फ्रिक्शन के कारण यानी घर्षण के कारण एक ऊर्जा उत्पन्न हुई, और उस ऊर्जा को लेके ये इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, बाहर निकलना शुरू हो गए। अब हम इसी प्रिंसिपल को जो बोलते हैं वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। जैसे कि हमने देखा कि जब एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है तो एक इलेक्ट्रॉन के बाहर निकलने से एक प्रोटॉन की संख्या बढ़ जा रही है, और दो इलेक्ट्रॉन्स के निकलने पर दो प्रोटॉन्स की संख्या बढ़ जा रही है, तीन इलेक्ट्रॉन के निकलने पर तीन प्रोटॉन की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का जो चार्ज है वो सेम है। तो अगर मैं बात करता हूं, अगर किसी बॉडी से अगर कोई एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल जाएगा तो इस पे चार्ज जो होगा वो कितना आ जाएगा, इस बॉडी पे जो चार्ज होगा वो आएगा प्लस का 1 इलेक्ट्रॉन, और 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। और अगर मैं मानता हूं कि इसमें दूसरा इलेक्ट्रॉन भी अगर कुछ एनर्जी लेके बाहर निकल जाता है तो यहाँ पे आवेश कितना हो जाएगा 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। तीसरा इलेक्ट्रॉन भी अगर यहाँ से बाहर निकलता है एनर्जी लेके तब उस केस में भी जाएगा 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। तो यहाँ से हम क्या देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जब जितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं उतना पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता जा रहा है, और यही बताया था हमें क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस में, यह आवेश के क्वांटीकरण में। और इसका सूत्र भी कुछ इसी तरह से बनता है, Q बराबर प्लस माइनस और इलेक्ट्रॉन का आवेश। अब जितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, अगर एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो इसकी जगह 1 आ जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते इसकी जगह 2 आ जाएगा, और अगर 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते तो 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने जो इसका सूत्र बनाया वो बनाया Q इक्वल्स टू प्लस माइनस NE, और यहाँ पे N क्या है, N कोई नंबर है जो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, और कोई भी नंबर हो सकता है। अब क्या किसी बच्चे के लिए ये पॉसिबल है कि वो क्लास में भी रहे और बाहर भी चले जाए, मतलब वो वोटिंग भी करे और एब्सेंट भी हो? तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। मतलब ये नहीं कह सकते हम कि आधा बच्चा अंदर था और आधा बच्चा बाहर था, मतलब आधा वोट यहाँ दे दें और आधा वोट यहाँ दे दें, आधा वोटिंग कर दें और आधा हम बाहर रहें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से बाहर निकलेंगे ऑर्बिट से, तो इलेक्ट्रॉन या तो पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे या फिर पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन अंदर गेन होंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन कभी आधा गेन नहीं होगा। इस n का मतलब यही है, n जो होगा वो हमेशा इंटीगर मल्टीपल होगा किसी चार्ज का, जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है उसका। तो इसको हम जब इजीली वे में लिख सकते हैं तो Q बराबर प्लस माइनस ऑफ NE, ये हो जाता है हमारा फॉर्मूला। और यहाँ पे जो n रिप्रेजेंट करता है, n है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आप सोच रहे होंगे सर यहाँ प्लस माइनस क्यों लगाया? क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन बाहर जाता है मतलब हमें क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉनों की हानि हो रही है, तब हम लोग क्या यूज करेंगे, नेगेटिव साइन को यूज करेंगे। और इलेक्ट्रॉन अगर हम गेन करते हैं तो यहाँ पे हम पॉजिटिव साइन का यूज करेंगे, इसलिए यहाँ पे प्लस और माइनस का हमने यहाँ यूज किया। अब हम इसी तरह से देखते हैं अगला क्वेश्चन इसके बेस पे। यहाँ पे हम देख रहे हैं द चार्जेस ऑन स्फीयर इज 80 इंटू 10⁻⁹ कूलम। एक कोई स्फीयर है उस पे चार्ज कितना है, 80 इंटू 10⁻⁹ कूलम का चार्ज है। और क्योंकि यहाँ पे साइन नहीं दिया है इसलिए हम इस जो चार्ज को रखेंगे पॉजिटिव। तो हम बात करेंगे पॉजिटिव चार्ज हमें दिया हुआ है, चार्ज का मान हमें दिया हुआ है 8t इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम, 80 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। और हमें अभी भी जो सूत्र हमने निकाला वो क्या था, Q बराबर प्लस माइनस ऑफ NE। अब क्योंकि हमें मालूम है इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज है, अब यहाँ पे जो चार्ज है वो पॉजिटिव है। अब ये पॉजिटिव चार्ज कब बना होगा, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर गए होंगे, किसी स्फीयर से इलेक्ट्रॉन जब बाहर गए होंगे तभी ये चार्ज बना होगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लूज हो रहे हैं इसलिए हम यहाँ पे लेंगे माइनस का साइन, तो माइनस n इंटू माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। और इस आवेश का चार्ज तो हमें पहले ही दिया हुआ है, तो आवेश का चार्ज जो हमें दिया हुआ है वो दिया है 80 इंटू
10 to the power minus 19 कूलम इक्वल्स टू, क्यू की जगह हमने वैल्यू पुट कर दिया, एन माइनस और माइनस का गुणा होकर हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा 1.6 इंटू 10 to the पावर माइनस 19। अब क्योंकि हमें n का मान निकालना है, कितने इलेक्ट्रॉन के कारण या कितने इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के कारण ये चार्ज आया है, हमें ये वैल्यू निकालनी है। n बराबर आ जाएगा 80 इंटू 10 to the पावर माइनस 19 अपॉन 1.6 इंटू 10 to the पावर माइनस 19। अब आप देख रहे हैं ये डिवाइड में है तो 10 to the पावर माइनस 19 से 10 to the पावर माइनस 19 कैंसिल हो जाएगा, तो n इक्वल्स टू जो हमारे पास आएगा वो आएगा 80 अपॉन 1.6। अब ये पॉइंट की वैल्यू हटाने के लिए हम यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई करते हैं और इसे 10 से डिवाइड करते हैं। ऐसा करने पर हम देखेंगे जो हमारे पास वैल्यू आएगी वो होगी 800 अपॉन, जब इसमें 10 का मल्टीप्लाई हम करेंगे तो देखेंगे ये डेसिमल क्या हो जाएगा, पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो हमें जो वैल्यू मिलेगी बोलेगी 16। अब इसको 4 से कैंसिल करते हैं, 4 4 ज़ा 16 और 4 2 ज़ा 8, तो 200/4। फिर से इसको कैंसिल कर सकते हैं अपन, तो 200/4। अब इसको 4 से फिर से कैंसिल करेंगे तो 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20। तो यहाँ पर हम देखेंगे हमारा जो फाइनल आंसर आया है वो n इक्वल्स टू 50, मतलब 50 इलेक्ट्रॉन्स डिस्प्लेस होने पर हम इतने चार्ज को क्रिएट कर सकते हैं या फिर इतने चार्ज को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया था। अब आपने एक चीज बेटा यहाँ ऑब्जर्व करी, यहाँ पे आंसर आया 50। अगर कभी आपका आंसर 50.5, 50.24, 49.5, मतलब अगर हमारा आंसर कभी भी डेसिबल में आएगा तो वो कभी भी इलेक्ट्रॉन के चार्ज को शो नहीं करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन या तो पूरा का पूरा बाहर जाएगा या पूरा का पूरा अंदर आएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जब हमने मशीन की बात करी थी, फोटोकॉपी मशीन की, तो फोटोकॉपी मशीन में हमने एक चार्ज इस ड्रम पे दिया था या इस सिलेंडर पे दिया था। जो चार्ज, जैसे मैंने माना अगर यहाँ पे मैंने चार्ज पॉजिटिव दिया था और नेगेटिव चार्ज मैंने किसको दिया था, इस टोनर को या फिर इस डस्ट को दिया था, तो इसके कारण हमने देखा था ये दोनों अट्रैक्ट हो गए थे। तो हमको यहाँ पे मालूम पड़ा कि जब अपोजिट चार्जेस होते हैं तो क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। और एक एक्सपेरिमेंट हमने और किया, इस एक्सपेरिमेंट में हमने 2 बलून लिए और दोनों पे सेम चार्ज दिया, तो हमने देखा कि जो बलून पहले इस डायरेक्शन में थे वो बाद में एक दूसरे से अपने आप दूर हो गए। तो ये अपने आप दूर हो रहे हैं, मतलब क्या लग रहा है, यहाँ पर एक रिपल्सिव फोर्स लग रहा है या प्रतिकर्षित बल लग रहा है। और यहाँ पर जब 2 अपोजिट चार्जेस थे तो यहाँ पर एक आकर्षण बल लग रहा है या फिर अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है। तो हमको यहाँ से मालूम पड़ा कि फोर्स के जो नेचर होते हैं वो 2 होते हैं, एक अट्रैक्टिव और एक रिपल्सिव, स्पेशली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। लेकिन ये फोर्स कितना होता है अभी तक हमें इसकी वैल्यू नहीं मालूम थी। इसकी वैल्यू सबसे पहले हमें दी कूलम्स ने, इसलिए हम इस लॉ को जानते हैं कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ के नाम से। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसके बारे में सबसे पहले जो हमें बताया था वो कूलम्स ने अपने नियम में बताया था, जिसे हम बोलते हैं कूलम्स इनवर्स स्क्वायर लॉ। कूलम ने सबसे पहले बताया था कि 2 चार्जों के बीच में कितना बल लगता है। तो इन्होंने इस बल को बताया, जैसे मैंने मान लेते हैं यहाँ पे 2 चार्ज आवेश रखे मैंने, एक Q2 रख दिया, एक Q1। Q2 और Q1 मैंने 2 आवेश रखे, दोनों को मैंने r डिस्टेंस दूरी पर रखा। r डिस्टेंस दूरी पर रख के मैंने देखा इन आवेशों के कारण लगने वाला जो बल होता है वो F दोनों आवेशों के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब दोनों आवेशों के जो मान है उनके गुणनफल के समानुपाती होता है। ऐसा कूलम ने अपने इनवर्स स्क्वायर लॉ में हमें बताया था। अब ये इन्होंने कैसे निकाला होगा, जैसे इन्होंने क्या किया, पहले अगर 2 आवेश रख लिए, ये भी आवेश का मान 2 कूलम और ये भी आवेश का मान 2 कूलम रखा, तो इन्होंने देखा कि जो बल था वो 4 गुना बढ़ गया। अगर इन्होंने एक को 3 रखा और एक को 2 रखा, तब भी इन्होंने क्या देखा कि जो बल था वो 6 गुना बढ़ गया। 3 2 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। तो इन्होंने ये बताया इन ऑब्जर्वेशन से जो फोर्स होगा वो दोनों आवेशों के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और दूसरी चीज उन्होंने क्या देखी, दूसरी चीज उन्होंने देखी जब ये इनके बीच की दूरी को बढ़ाते हैं तब दूरी को बढ़ाने पर
जब इन्होंने 2 मीटर दूरी रखी तो इन्होंने देखा जो बल था वो 1/4 हो गया, मतलब 4 गुना क्या हो गया, कम हो गया। जब इन्होंने 3 मीटर दूरी रखी तब इन्होंने देखा जो बल था वो 1/9 हो गया, मतलब 9 टाइम्स क्या हो गया, कम हो गया। तब इन्होंने इस ऑब्जर्वेशन से बताया जो फोर्स होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इनके बीच की दूरी के स्क्वायर के। और जब इन्होंने इन दो समीकरणों को जोड़ा तो इन दोनों समीकरणों को जोड़ के इन्होंने बताया जो बल होगा F वो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब हमने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है जब भी हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं हमें एक कांस्टेंट मिलता है। अब हम इस कांस्टेंट को यहाँ पे देखेंगे, F इज इक्वल्स टू, यहाँ पे जो कांस्टेंट हमें मिला वो था K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। इस K का मान जो था वो था 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 9 इंटू 10⁹ मान क्या हमेशा सेम रहेगा? तो नहीं, ये K का मान कब 9 इंटू 10⁹ था जब इन दोनों आवेशों के मध्य सिर्फ क्या था, या तो एयर थी या फिर वैक्यूम था, तब इसका मान ही आया। लेकिन जब भी हम इसके बीच का जो माध्यम है जब हम उसको परिवर्तित करते हैं तो हम देखते हैं कि K के मान में भी एक परिवर्तन आता है। तो हम इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो F बराबर 9 इंटू 10⁹ Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। हम K को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से भी डिनोट करते हैं कभी कभी। तो हम लोग इस 9 इंटू 10⁹ की जगह कुछ बुक्स में आप देखेंगे लिखा होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसका जो मान होता है वो 9 इंटू 10⁹ के ही बराबर होता है। लेकिन यहाँ पे मैंने एक नया टर्म आपके लिए यूज किया, एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? एब्सोल्यूट परमिटिविटी, मतलब कोई भी माध्यम कितना अपने अंदर से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को पास होने देता है वो होती है उसकी एब्सोल्यूट परमिटिविटी। इसकी भी एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब हम बच्चों इसी फॉर्मूले के बेस पे एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। जैसे कि प्रश्न में दिया है व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज स्फीयर्स हैविंग चार्जेस ऑफ 2 × 10⁻⁷ कूलम एंड 3 × 10⁻⁷ कूलम। दो आवेश अगर रखे हुए हैं जिन पे जो आवेश है वो है 2 × 10⁻⁷ और 3 × 10⁻⁷, जो एयर के अंदर रखे हैं 30 सेंटीमीटर दूरी पर। तो अगर हमें अब कहा जाए कि आप इनके बीच में लगने वाले बल को बताइए, तो वो बल को बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वही फॉर्मूला यूज करेंगे जो हमने थोड़ी देर पहले किया था, F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मैंने आपको बताई थी 9 इंटू 10⁹ तो ये वैल्यू तो हमने कांस्टेंट की ले ली क्योंकि हम बात कर रहे हैं एयर की। अगर यहाँ पर एयर की जगह और कोई माध्यम होता तो हम इसके साथ यहाँ पर उस वैल्यू का गुणा कर देते। अगर वहाँ पे इसकी रिलेटिव परमिटिविटी दी होती किसी भी माध्यम की तो उसका मल्टीप्लाई हम एप्सिलॉन नॉट के साथ कर देते हैं। अब हम बात करते हैं Q1 की, तो Q1 पे जो आवेश है वो है 2 × 10⁻⁷ और Q2 पे जो आवेश है वो है 3 × 10⁻⁷ और इनके बीच की दूरी का स्क्वायर। अब बीच की दूरी हमें दी है सेंटीमीटर में, लेकिन सेंटीमीटर तो ऐसा ही सिस्टम में आता नहीं है तो हमें इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10⁻⁻2 मीटर, तो इसीलिए हम देखेंगे जो 30 सेंटीमीटर होगा उसमें 30 × 10⁻⁻2 मीटर होंगे। तो यहाँ पे हम जो R लेंगे वो अब R की जगह लेंगे 30 × 10⁻⁻2 मीटर का स्क्वायर। ये हमने पहले भी देखा था कि जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे तो यूनिट्स अपनी ऐसा ही सिस्टम में ही होनी चाहिए। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 9 × 10⁹ इंटू 2 3 6। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे और हमने पढ़ा हुआ है कि जब भी बेस सेम होते हैं जो पावर्स होती हैं उनमें एडिशन होता है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे 10 जो है वो बेस है तो इनकी पावर्स क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी। तो -7 + -7 अपने पास आ जाएगा -14 और जब हम इसका स्क्वायर करेंगे डिनोमिनेटर का तो 30 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 900 क्योंकि 3 का स्क्वायर होता है 9 और 2 0 मतलब 10 × 10 होगा 100। तो ये जाएगा 900 ×
10 टू द पावर, यहाँ पे जब इसका स्क्वायर करेंगे तो जाएगा -4। इतना करने के बाद हम 9 से इस 900 को कैंसिल करेंगे तो अपना हमें नीचे डिनोमिनेटर मिलेगा 100, तो जो बची हुई वैल्यू वो लिखेंगे 6 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर -14 अपॉन 10 टू द पावर -4 इंटू ये अपने पास 100 एक और है, इस 100 को हमने यहाँ से यहाँ लिख लिया। इतना करने के बाद अब हम इसको फाइनल एक्सप्रेशन पहुंचेंगे तो क्या आएगा 6 अपॉन, इसको सॉल्व करेंगे 10 टू द पावर 9 और 10 टू द पावर -14 मिलके जो बनेगा वो होगा 10 टू द पावर -5। इसी तरह जब 100 का मल्टीप्लाई हम 10 टू द पावर -4 में करेंगे तो हमें मिलेगा 10 टू द पावर -2, क्योंकि 2 0 से यहाँ के 2 4 जो होगा वो 2 बन जाएगा। अब यहाँ से जब हम इसको फाइनली कैंसिल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 6 इंटू 10 टू द पावर -3 न्यूटन। मतलब अगर दो आवेश, जैसे कि प्रश्न में दिया हुआ था 2 इंटू 10 टू द पावर -7 और 3 इंटू 10 टू द पावर -7 अगर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर होंगे तो उन पर लगने वाला जो बल होगा वो 6 इंटू 10 टू द पावर -3 न्यूटन होगा। बच्चों, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम आगे पढ़ेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगले लेक्चर में। थैंक यू।